today's class. Today is our third class 11. पिछले कुछ दिनों से क्लासेस अपलोड नहीं हो पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर. अब वो एरर जो है सॉर्ट आउट हो गया है, तो अब हम लोग के क्लासेस अपलोड हो गए. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी. पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो मैं, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है एसेट्स, हम लोगों ने पढ़ा है लायबिलिटीज, हम लोगों ने पढ़ा है कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, और हम लोगों ने सॉल्वेंट का मतलब जाना है, इन सॉल्वेंट का मतलब जाना है. फिर हम लोगों ने यहाँ पे और पढ़ा है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है. अब आज हम लोग जो है इसमें कुछ और चीज पढ़ेंगे. हम लोग जो है आज टाइप्स ऑफ असेट्स और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ असेट्स एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. टाइप्स ऑफ एसेट्स और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा. बस आप लोगों को हमेशा की तरह क्लास में ध्यान देना है जो मैं पढ़ाऊंगा, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना. बस जितना मैं समझा रहा हूँ आपको उतना ध्यान देके समझना है. मैं आप लोगों से बस इतना ही मांगूंगा, आप मुझे बस अटेंशन दीजिए. मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप लोग का अटेंशन होना चाहिए. बस उसके बाद देखिए आप लोग के लिए एकदम ये मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा. बट अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर प्रॉब्लम. तो टाइप्स ऑफ एसेट्स और टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज जानने के लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, और वो शॉर्टकट जब आप मीनिंग समझ जाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि शॉर्टकट क्या है, ठीक है. ओके, आपको पहले दो वर्ड का मीनिंग जानना होगा. पहला वर्ड है करंट, दूसरा वर्ड है नॉन करंट. करंट का मतलब क्या हुआ? करंट का मतलब हुआ विद इन 1 ईयर. करंट का मतलब हुआ विद इन 1 ईयर, यानी हिंदी में लिख देता हूँ समझने के लिए, 1 साल से कम. करंट का मतलब क्या हुआ? 1 ईयर, यानी 1 साल से कम. 1 साल का मतलब क्या हुआ? 365 दिन. अगर मैंने आपसे कहा कि 164 सॉरी 1 साल में होता है 365 दिन, 365 डेज. मैंने आपसे कहा 364 डेज. करंट होगा कि नॉन करंट होगा? आगे डिस्कस करते हैं. ये तो समझ में आ रहा है आपको करंट होगा. नॉन करंट का मतलब हुआ आफ्टर 1 ईयर. करंट का मतलब हुआ विद इन 1 ईयर. करंट का मतलब विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट का मतलब आफ्टर 1 ईयर. मैंने आपसे कहा 364 डेज, फिर मैंने आपसे कहा 366 डेज. 364 डेज क्या है बताइए ना? लेस देन 1 ईयर है. लेस देन 1 ईयर है तो ये क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा. या मैंने आपसे 11 महीना कहा, ठीक है. मैंने आपसे 13 महीना कहा या 366 डेज का, ये क्या हो जाएगा? मोर देन 1 ईयर. ये क्या हो जाएगा? नॉन करंट, ठीक है. करंट का मतलब क्या हुआ? विद इन 1 ईयर. नॉन करंट का मतलब हुआ आफ्टर 1 ईयर. अगर मैंने आपसे 11 महीना कहा तो करंट हो जाएगा, 10 महीना कहा तो भी करंट हो जाएगा, 6 महीना कहा तो भी करंट हो जाएगा, 2 दिन कहा तो भी करंट हो जाएगा. मैंने आपसे 1 साल 3 महीना कहा, वो नॉन करंट हो जाएगा. ये चीज आप लोग को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. वैसे तो असेट्स आप लोग को जैसे जैसे अकाउंट्स में आगे बढ़ोगे कई तरह का पढ़ना है, बट अभी आपको इस टाइम पे जानना है कि एसेट्स जो होता है वो दो तरीका का होता है. पहला होता है करंट एसेट्स, दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स. एसेट्स दो टाइप का, पहला करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स. पहला करंट एसेट्स, दूसरा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है. अब हम लोग समझेंगे करंट एसेट्स का मतलब क्या है.
तो करंट एसेट्स का मतलब मैंने अगर आपको पेज दिया है तो पेज में डेफिनेशन होगा, तो आप लोग का लिखने वाला काम कम हो जाएगा। चलो मैं लिखवा ही देता हूँ, उसके बाद आप लोग करंट एसेट्स। तो जैसा कि 2 मिनट पहले मैंने आपको कहा, करंट का मतलब क्या होता है बताइए ना, लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स क्या होगा, करंट एसेट्स आर those assets which are converted in cash within 1 ईयर। देखो एसेट्स में जो है हम लोग सबसे एक बेस्ट एसेट जो है उसको कैश को ही मानते हैं, ठीक है। एसेट में जो है सबसे बेस्ट एसेट किसको मानते हैं, कैश को मानते हैं। तो करंट एसेट्स कौन सा एसेट है, सबसे पहला करंट का मतलब क्या हुआ, विद इन 1 ईयर यानी 1 साल के अंदर। तो करंट एसेट्स कौन सा एसेट है बताइए, करंट एसेट वो एसेट है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 साल से कम के पीरियड में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि कैश में 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Current assets are those assets which will be converted in cash within period of 1 year. Current assets are those assets which will be converted in cash within period of 1 year. Current asset वो asset है जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना दिन के अंदर बताइए, 1 साल के अंदर। बात समझ में आ रहा है, करंट एसेट वो asset है जो कि कैश में कन्वर्ट कितना दिन के अंदर हो जाएगा, 1 साल के अंदर। क्लियर है आप लोगों को। करंट का मतलब क्या होगा, विद इन 1 ईयर यानी वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है कितना दिन के अंदर, 1 साल के अंदर। तो नॉन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं फिर नॉन करंट लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, स्टॉक और डेटर, इन सबका मीनिंग हम लोग समझेंगे। दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। देखो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग की समझने के लिए लिखा है, करंट एसेट्स मतलब वो एसेट जो कि कैश में कन्वर्ट हो रहा है 1 साल के अंदर। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होगा, नॉन करंट एसेट वो एसेट है जो कि कैश में कन्वर्ट होगा कब, 1 साल के बाद। ये तो हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको जो समझ में आ रहा है। नॉन करंट एसेट्स का क्या हो जाएगा बताइए, कन्वर्ट इन कैश आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, कन्वर्ट इन कैश आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये हो गया नॉन करंट एसेट्स। लेकिन ये डेफिनेशन आप नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, अच्छा विल कन्वर्ट इन कैश आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर का मतलब क्या हुआ कि आपको समझना पड़ेगा, ये बात याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, कन्वर्ट इन कैश आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, इट इज हेल्ड फॉर यूज इन बिजनेस। एक बात बताओ, तुम्हारे बिजनेस में जो जनरेटर है, ठीक है, तुम अपने दुकान को चलाने के लिए जनरेटर खरीद के लाए, तो जनरेटर को क्या तुम 1 साल के अंदर बेच दोगे क्या, नहीं बेचोगे। क्यों, क्योंकि जनरेटर क्या करता है, वो अच्छा से काम कर रहा है। जनरेटर का लाइफ 5 से 10 साल है, तो आप जनरेटर को कब बेचेंगे, 10 साल बाद, जब जनरेटर बिल्कुल पुराना हो जाएगा तभी तो आप जनरेटर को बेचेंगे। तो आमतौर पर बिजनेस में जो हम एसेट्स को यूज करते हैं, जो सामान यूज करते हैं, उसका जो लाइफ होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। तो उसको हम कब बेचते हैं, जब उसका लाइफ खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, वो कैश में कन्वर्ट होगा लेकिन 1 साल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, उसका जब लाइफ खत्म होगा तब वो कन्वर्ट होगा। तो जनरेटर 10 साल बाद कन्वर्ट होगा। तो क्या समझ में आ रहा है, कन्वर्ट इन कैश आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर है, जनरेटर 1 साल के बाद तो कैश में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं। हम लोग इसका नॉन करेंट एसेट्स का जो डेफिनेशन है वो कुछ और है, वो लिखेंगे। मीनिंग दोनों का सेम है, बट लिखना ये है, प्रेफरेंस इसको मिलेगा, उसको भी टीचर एक्सेप्ट कर लेगा बट आपको परेशान कर सकता है। नॉन करेंट assets are those assets which are held for long term use in business। ठीक है,
करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि बिजनेस में जो कि बिजनेस में है और एक साल के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आमतौर पर वो एसेट्स जिसको हम यूज करने के लिए बिजनेस में रखते हैं, वो क्या चीज हम लोग का नॉन करंट एसेट्स है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। ये तो हो गया दो टाइप्स, ठीक है, ये एक ही डेफिनेशन। अब कुछ और तरीका का एसेट है, हम लोग वो देखते हैं। एक आता है देखो फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स आर सेम एज नॉन करेंट एसेट्स। तो जितना भी हमारा नॉन करेंट एसेट्स है वो क्या चीज बताइए? फिक्स्ड एसेट्स है। मतलब फिक्स्ड एसेट्स भी कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट्स भी वही एसेट्स है जो कि हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए हेल्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अभी मैं आप लोग को एसेट्स का बहुत सारा नाम और लाइबिलिटीज का बहुत सारा नाम लिखवाऊंगा। तो 11th वाले बच्चे एक तरह से निश्चिंत हो जाएं, हम लोग का 11th का जो क्लास है प्रॉपरली स्टार्ट हो गया। हम लोग का क्लास कम से कम एक लंबे ड्यूरेशन के लिए होगा। वो 10-15 मिनट का क्लास अब नहीं होगा। उस स्टार्टिंग का जो 2 क्लास था उसमें मैं स्टार्टिंग में बहुत सारे इंट्रोडक्शन का बात कर रहा था। अब मैं इसमें इंट्रोडक्शन का बात नहीं करूंगा, मैं आपको बस टू द पॉइंट जो टॉपिक है वो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या हो बताइए? बिल्कुल सेम टू सेम नॉन करंट एसेट्स, यानी वो एसेट जिसको हम बिजनेस में यूज करने के लिए रखे हैं, यानी कि वो एसेट्स एक साल से ज्यादा हमारे बिजनेस में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी एसेट्स में आता है एक tangible assets। tangible assets are those assets which can be touched and seen, that is they have tangible assets are those assets which can be touched and seen, that is they have physical existence। tangible assets are those assets which can be touched and seen, that is they have physical existence। tangible asset वो asset है जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं और जिसका physical existence है। कहने का मतलब हर वो assets जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका physical existence है। जैसे कि ये रिमोट, ठीक है, ये प्रोजेक्टर का रिमोट है, इसको हम देख सकते हैं, तुम लोग को दिख रहा है, इसको छू सकते हैं, इसको देख भी सकते हो, इसको छू भी सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया हम लोग का? टैंजिबल एसेट्स हो गया। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका ये कौन सा एसेट हो गया? टैंजिबल एसेट। मतलब दुनिया में तुमको जितना एसेट दिख रहा है तुम्हारा, मतलब बिजनेस का, लैंड एंड ये बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब क्या चीज है? टैंजिबल एसेट्स। कोचिंग में आओगे जो बेंच दिख रहा है तुम लोग, क्या हो जाएगा तुम लोग का? टैंजिबल एसेट्स हो जाएगा। दूसरा होता है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स क्या है बताइए? intangible assets are those assets which cannot be touched and seen। intangible asset का मतलब क्या हुआ? intangible asset वो asset है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, जिसको ना तो हम छू सकते हैं। intangible assets वो asset है जो ना तो दिखाई देता है, ना जिसको हम छू सकते हैं। तो एक बात बताओ, ऐसा भी कोई asset है क्या जो दिखता भी नहीं हो, जिसको छू भी नहीं सकते? ऐसा asset हो सकता है क्या? बोलिए। हाँ, ऐसा asset होता है। एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। इनटैंजिबल एसेट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे गुडविल। गुडविल का मतलब आप 11th को समझो किसी भी चीज का नाम हो, ठीक है। मिठाई का दुकान का हम बात कर रहे हैं, हल्दीराम जो है उसका भी आउटलेट होता है मिठाई का, और आपके मोहल्ला में, आपके गली में भी कोई ना कोई मिठाई जरूर बेचता होगा। तो एक बात तो, ज्यादा भीड़ कहाँ पे रहेगा? आपके गली के दुकान पे या हल्दीराम के आउटलेट में? ज्यादा भीड़ हल्दीराम के आउटलेट में रहेगा। क्यों? भले आपके मोहल्ले में जो मिठाई वाला है
एकदम प्योर दूध का मिठाई बनाता है, कोई फेट नहीं मिलाता है, आपको उसका मिठाई अच्छा लगता है, ठीक है, आप भले उसके यहाँ से खरीदोगे, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो किसके यहाँ ज्यादा भीड़ लगेगा? हल्दीराम के यहाँ ज्यादा भीड़ लगेगा। क्यों? क्योंकि हल्दीराम का क्या चीज है बाजार में? नाम है। हल्दीराम का क्या है बाजार में? नाम है। तो हल्दीराम क्या करता है? अपने नाम के बदौलत ही तो पैसा कमा रहा है। तो हल्दीराम का सेल ज्यादा क्यों है? आपकी मिठाई, आपके मोहल्ले के मिठाई वाले का सेल इतना है, हल्दीराम का सेल कितना है? हल्दीराम का सेल इतना क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स नेम। तो वो अपने नाम के बल पे पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो हल्दीराम ज्यादा सामान बेच रहा है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स नेम। तो नाम उसके लिए क्या चीज है? गुडविल है। तो हल्दीराम अपने नाम को देख सकता है क्या? अपने नाम को छू सकता है क्या? नहीं। लेकिन बिजनेस में अपने नाम से फायदा जो हो रहा है उसको वो रियलाइज कर सकता है, उसको वो फील कर सकता है। ये अभी हम लोग पढ़े टैंजिबल इंटैंजिबल। नोट्स में आते हैं, करंट एसेट्स देख लिए, लिक्विड एसेट्स और ये सब चीज हम लोग जो है नहीं पढ़ना, ठीक है, ये चीज में नहीं पढ़ना। नॉन करंट एसेट्स देख लिए, टैंजिबल एसेट्स देख लिए, इनटैंजिबल देख लिए, फिक्स्ड एसेट्स देख लिए, फिक्टिशियस एसेट्स 12th में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। वैसे ही लायबिलिटीज में आते हैं, लायबिलिटीज में हम लोग अब आते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज में हम लोग आते हैं, लायबिलिटीज में आपको दो ही पढ़ना है। जैसे एसेट्स में लिखा तो दो था, लेकिन हम लोग पढ़े 5, तो लायबिलिटीज में हम लोग जो है बस दो ही पढ़ना है। करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज देखो बाबू, मैंने बोला करंट का मतलब क्या होता है? विद इन 1 ईयर। यानी करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसको हम लोग 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। Current liabilities are those liabilities which are payable within period of 1 year। आसान है कि नहीं? जहां भी करंट आ गया आपको पता चल गया वहां पे 1 साल से पहले, और लायबिलिटी का मतलब पेमेंट करना है। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसको हम लोग 1 साल के अंदर पेमेंट कर देंगे। फिर हम लोग आते हैं आगे में नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस करंट वाले का उल्टा। तो करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है, यानी करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगा बताइए? नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर। नॉन करंट liabilities are those liabilities which are payable after period of 1 year। सिंपल है। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are payable within period of 1 year, और नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are payable after period of 1 year। यानी करंट लायबिलिटी को 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना है, नॉन करंट लायबिलिटी को 1 साल के बाद पेमेंट कर देना है। देखो करंट लायबिलिटी भी हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी भी हो गया। ये सब जो है हम लोग आगे फ्यूचर में ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये जो है आपको मैं यही शीट से पढ़ाऊंगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है बताइए? देखिए कंटिंजेंट का मतलब होता है अनश्योर। मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट इज अनश्योर। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? जो कि श्योर नहीं है। तो बात समझो, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो कि अभी लायबिलिटी नहीं है। बात समझ पा रहे? कंटिंजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी है, बोलिए नहीं, अभी वो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि वो लायबिलिटी हो जाए। जो हम बोल रहे हैं वो समझो, अभी वो लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो आपका लायबिलिटी हो सकता है।
कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो कि अभी लायबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो आपका लायबिलिटी हो सकता है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा भी कुछ होता है क्या कि अभी लायबिलिटी नहीं है बाद में लायबिलिटी हो जाए? बिल्कुल, कंटीजेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपका और मेरा कोर्ट में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, किसी बात को लेकर के आपने मुझ पे 50 लाख रुपए का क्लेम किया। अच्छा, तुम मेरे पे क्लेम करोगे, हम तुमको पैसा दे देंगे क्या? नहीं। अरे क्लेम करने पे थोड़ी ना पैसा मिलता है। कोर्ट जब फैसला सुनाया, कोर्ट मेरे को बोला कि अतुल जी आप सामने वाले पार्टी को 50 लाख रुपए दे दीजिए, तो उस समय तो मेरे को तुमको पैसा देना पड़ेगा, उस समय वो क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा। लेकिन अभी जब तुम मेरे ऊपर क्लेम किए हो, जब तुम मेरे ऊपर केस ठोके हो, तो क्या मेरे लिए वो 50 लाख लायबिलिटी है? नहीं। अभी मेरे लिए क्या चीज है? कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में तुमको वो पैसा हम दे। समझ में आ रहा है? कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are not a liability in present but may become liability in future। तुम मेरे पे केस किया 50 लाख रुपए का, मेरे लिए क्या हो जाएगा? कंटीजेंट लायबिलिटी। क्यों? फ्यूचर में जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो हो सकता है कि तुमको पैसा जो है देना पड़े, मतलब हम तुमको वो पैसा दे। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया? पेंडिंग लॉ सूट या पेंडिंग कोर्ट केसेस। एग्जाम्पल में क्या हो गया? पेंडिंग कोर्ट केसेस। इसके बाद हम लोग आते हैं गुड्स। कुछ चीज हम लोग बुक में भी जो लिखा हुआ पेज वहां से पढ़ेंगे। जब प्रॉफिट गेन लॉसेज ये सब लोग आराम से देखेंगे। हम लोग आते हैं गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है? देखो, गुड्स आर कहाँ लिखा है? गुड्स आर प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस डील्स या फिर आइटम्स दैट आर परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल एंड नॉट फॉर यूज आर कॉल्ड गुड्स। सिंपल में अगर कहें तो तुम्हारा जिस चीज का बिजनेस है वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? गुड्स हो जाएगा। तुम्हारा जिस चीज का बिजनेस है वो चीज क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए? गुड्स हो जाएगा। तुम्हारा चूड़ी का बिजनेस है तो वो चूड़ी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तुम्हारा चूड़ी का बिजनेस है, वो चूड़ी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। मतलब गुड्स वो आइटम है जिसको हम खरीदते हैं, क्यों? बेचने के लिए। गुड्स वो आइटम है जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। अब चूड़ी तो सबके घर में आता होगा, सबकी मम्मी चूड़ी पहनती होंगी, ठीक है, तो क्या सबके लिए चूड़ी गुड्स हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो गुड्स क्यों है? आपके कंजम्पशन के लिए है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारा चूड़ी का दुकान है, जैसे ही हम बोले कि तुम्हारा किसी चीज का दुकान है तो आइटम तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। जैसे हम बोले कि मेरे एक दोस्त है, मेरा दोस्त का आइसक्रीम का दुकान है, तो आइसक्रीम उसके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स। मतलब गुड्स वो सामान है जिसको हम बेचने के लिए खरीदते हैं। तो गुड्स आर द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स वो आइटम है जिसमें बिजनेस डील करता है। डील का मतलब क्या हुआ बताओ ना? डील का मतलब क्या हुआ? डील का मतलब हुआ परचेज और सेल। डील का मतलब हुआ परचेज और सेल। और आइटम दैट्स आर परचेज फॉर पर्पस, या फिर उसको बोलते हैं आइटम्स दैट आर परचेज फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, यानी किसी भी चीज को रीसेल करने के लिए खरीदते हैं तो वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एंड नॉट फॉर यूज इन बिजनेस, और उसको बिजनेस के यूज के लिए नहीं खरीद रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? गुड्स हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए एसेट है। बाबू, गुड्स भी तो एसेट, हम लोग आगे पढ़ेंगे, गुड्स भी क्या है? मेरे लिए एसेट है। लेकिन किसी आइटम को यूज करने के लिए खरीद रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स हो जाएगा। मेरा एसी का दुकान है, ठीक है, एसी का दुकान है तो हम एसी बेचते हैं अपने दुकान में, एसी मेरे लिए क्या हो जाएगा बताओ? गुड्स हो जाएगा। एसी दुकान में भी तो लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? मान लो मेरा कपड़ा का दुकान है, अब उसमें गर्मी बहुत लगता है लोगों को, हम उसमें एसी लगा लिए तो एसी मेरे लिए क्या हो जाएगा? वहां पे फिक्स एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, गुड्स के साथ साथ एक वर्ड आता है स्टॉक या इन्वेंट्री। अगर तुम उसको इस तरीके से समझो, तुमसे हम सिंपली कहे कि बाबू कपड़ा का दुकान है तुम्हारा, तुम्हारे लिए गुड्स क्या हो जाएगा? कपड़ा। तुम्हारा चादर का दुकान है, तुम्हारे लिए गुड्स क्या हो जाएगा? चादर। तुम्हारा टॉफी का दुकान है, तुम्हारे लिए गुड्स क्या हो जाएगा? टॉफी। ठीक है, अब स्टॉक या इन्वेंट्री का क्या मतलब है? देखो, गुड्स अवेलेबल विद बिजनेस फॉर सेल ऑन पर्टिकुलर डेट इज नोन एज गुड्स। तुमसे हम बोले तुम्हारा किस चीज का दुकान है, तुम बोले कपड़ा, तो कपड़ा क्या है तुम्हारा? गुड्स है। लेकिन तुम बोले दुकान में 5 लाख का कपड़ा, दुकान में 5 लाख का कपड़ा, तो वो 5 लाख का कपड़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्टॉक। आप समझ पा रहे हैं? कितने का सामान है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्टॉक। नहीं समझ में आया तो हम बता रहे। हम पूछे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम बोले कि मेरे पापा का दुकान है। हम पूछे किस चीज का दुकान है, तुम बोले एसी का दुकान है। तो हम पूछे तुम्हारे पापा के लिए गुड्स क्या हो जाएगा, तुम बोले एसी। फिर हम पूछे कि आज के दिन तुम्हारे पापा के दुकान में कितना एसी है, तुम बोले कि सर आज के दिन मेरे पापा के दुकान में 30 लाख रुपए का एसी रखा हुआ है। तो 30 लाख का एसी क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा या इन्वेंट्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो
अकाउंट्स में ज्यादा किस चीज का हम लोग यूज करेंगे, स्टॉक या इन्वेंट्री का, क्योंकि वहां पे तो दाम दिया रहेगा ना कि 5,000 का गुड्स है, 10,000 का गुड्स है, 25,000 का गुड्स है। समझ में आ रहा है? गुड्स के साथ दाम लग जाएगा, कितने का गुड्स है दुकान में, वो क्या हो जाएगा हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर है। ये चीज आप लोग को क्लियर है। वाउचर हम लोग फ्यूचर में समझेंगे। एंटिटी का मतलब क्या, देखो एंटिटी का मतलब है एक आदमी या ग्रुप ऑफ आदमी जिसका कॉमन पर्पस है। ये भी हम लोग फ्यूचर में अगर नहीं समझ में आया है तो समझेंगे। परचेज का मतलब बता रहे हैं कि जो सामान हम कैसे समझाएं, जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा परचेज हो जाएगा। यानी कि अगर हम एसी, मेरा एसी का दुकान है तो हम एसी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा परचेज हो जाएगा। लेकिन हमारा कपड़ा का दुकान है और हम एसी खरीदेंगे तो वो हमारा परचेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एसी तो बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं ना, वो तो हमारा फिक्स्ड एसेट है। आगे परचेज सेल का कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर होगा। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, हम लोग आते हैं डेटर और क्रेडिटर। ड्राइंग्स का मतलब मैंने आप लोगों को लिखवाया है क्या? हाँ, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ड्राइंग्स हो जाएगा। बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालोगे तो ड्राइंग्स हो जाएगा। डेटर और क्रेडिटर का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी बनाना। डेटर, डेटर कौन है? देखो डेटर इज अ पर्सन टू whom we have sold goods on credit. Debtor is a person to whom we have sold goods on credit. सिंपल में समझो कि तुम्हारा नाम राम है, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या चीज है? राम है, ठीक है? तुम्हारे दुकान का नाम हो जाएगा राम स्टोर। एकदम ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा। डेटर इज अ पर्सन टू whom we have sold goods on credit. तुम्हारा नाम क्या है? राम। तुम्हारे दुकान का नाम राम स्टोर। तो तुम अपना बही खाता बनाओगे, तुम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है? तुम्हारे दुकान पे आते हैं हनुमान जी, तुम्हारे दुकान पे आते हैं हनुमान जी और बोलते हैं कि 2 किलो लड्डू दीजिए। क्या लेते हैं? 2 किलो लड्डू। और 2 किलो लड्डू का होता है 500 रुपया, ठीक है? हनुमान जी तुम्हारी दुकान पे आए और 2 किलो लड्डू लिए और तुम्हारा दाम कितना हो गया लड्डू का? 500। हनुमान जी तुमको 500 रुपया दे देते हैं, ठीक है? हनुमान जी 500 रुपया का कैश परचेज करते हैं। कैश परचेज का मतलब होता है सामान खरीदे और पैसा दिए, वो क्या हो जाएगा? कैश परचेज। तो हनुमान जी क्या किए? 500 रुपए का कैश परचेज किए। तो हनुमान जी से तुम्हारा कोई रिलेशन तो अब नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन हनुमान जी तुम्हारी दुकान पे आते हैं 500 का क्रेडिट परचेज करते हैं। हनुमान जी तुम्हारी दुकान पे आ गए 500 का क्रेडिट परचेज करते हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या हो जाएगा समझो, डेटर इज अ पर्सन टू whom वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। डेटर वो इंसान है जिसको तुम उधार सामान बेचे हो। डेटर वो इंसान है जिसको तुम उधार सामान बेचे हो। तो बताइए राम जी के लिए हनुमान जी, अच्छा हनुमान जी क्या किए बताइए? हनुमान जी गए राम जी के यहाँ और उधार सामान खरीदे। तो राम जी अपना बही खाता बना रहे हैं, तो उस केस में वो 500 का क्रेडिट सेल किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हैं। तो उस केस में क्या होगा? हनुमान जी इज डेटर ऑफ राम जी। आज समझ पा रहे हैं? यानी डेटर वो इंसान है जिसको तुम उधार सामान बेचे हो। तो तुम हनुमान जी को उधार सामान बेचे हो तो हनुमान जी तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर हो जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगा, अगर किसी भी बच्चा को दिक्कत है, ये मेरा नंबर है, 8789029799। शाम को 5 से 7 के बीच में कॉल करो और अपना डाउट क्लियर कर लो। क्रेडिटर का मतलब क्या है?
क्रेडिटर इज अ पर्सन। अच्छा, डेटर वो आदमी है जिसको तुम सामान बेचे हो, क्रेडिटर वो आदमी हो जिससे तुम सामान खरीदे हो। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम जो है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर वो इंसान है जिससे तुम उधार सामान खरीदे हो, ठीक है। अभी भी दुकान का नाम वही है, राम स्टोर। कस्टमर का नाम है हनुमान जी। राम स्टोर का अपना बही खाता है जिसमें हनुमान जी क्या है, डेटर है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी राम जी से सामान खरीदे हैं, तो राम स्टोर के लिए हनुमान जी क्या है, डेटर है। अब हनुमान जी का जो बही खाता है, हनुमान जी का जो बही खाता है, ठीक है, उसमें राम जी क्या हो जाएंगे, बोलो, क्रेडिटर हो जाएंगे। क्यों? डेफिनेशन पढ़ो। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom you have purchased goods on credit। क्रेडिटर वो इंसान है जिससे आप उधार सामान खरीदे हैं। क्रेडिटर वो इंसान है जिससे आप उधार सामान खरीदे हैं। तो राम जी तो राम जी वो इंसान है जिससे हनुमान जी उधार सामान खरीदे हैं। तो क्रेडिटर किससे संबंधित है बताइए, क्रेडिट परचेज से। तो हनुमान जी क्या करेंगे, राम जी को अपने बुक्स में क्रेडिटर बना के रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आप लोग कितना लिखे होंगे, शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं। डेटर किससे संबंधित है बताओ ना, क्रेडिट सेल। तो डेटर किससे रिलेटेड है, डेटर जो है वो क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। क्रेडिटर किससे रिलेटेड है, क्रेडिटर जो है वो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड। जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो मेरा डेटर है, जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है। अब कुछ एक चीज हम लोग यहाँ पे और जानने का कोशिश करते हैं, जैसे डेबिट, फिर दूसरा जो वर्ड आता है वो है क्रेडिट। देखिए अकाउंट्स में बहुत सारे अनजान टीचर्स जो है वो आप लोग को डेबिट का मतलब प्लस बता देंगे, क्रेडिट का मतलब माइनस बता देंगे। ये बिल्कुल जो है गलत कॉन्सेप्ट है। डेबिट का मतलब शॉर्ट में हम लोग शो करते हैं डीआर, क्रेडिट को शॉर्ट में शो करते हैं सीआर। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड। डेबिट का मतलब है लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब है राइट साइड। सॉरी, डेबिट का मतलब है लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब है राइट साइड। डेबिट का मतलब प्लस माइनस या क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस, ये जो है बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये जो है बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डेबिट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, राइट साइड। जैसे कि ये पेज है, ये पेज का जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये पेज है, बीच से मैंने इसको अलग कर दिया, ये जो है ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये जो है मेरा ये राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या है मेरा बताओ, डेबिट, राइट साइड क्या हो जाएगा मेरा, क्रेडिट। सिंपल, समझ में आ रहा है। अगले क्लास में आप लोग को बिल्कुल गारंटी है कि आप लोग जो है क्वेश्चंस बनाने लायक हो जाएंगे, और मैं क्वेश्चंस आपको बनवाऊंगा भी। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ एक चीज आप लोग से अगले क्लास के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो बहुत सारे स्कूल्स में टीचर लोगों ने सीधा जर्नल स्टार्ट कर दिया होगा, जो कि मेरे बच्चे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को जर्नल से स्टार्टिंग नहीं करूंगा, जो प्रॉपर अकाउंट्स का फॉर्मेट है मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बुक में अकाउंटिंग इक्वेशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टेटमेंट of equality which shows that सुनो सुनो ना,
हाँ, तो आप लोग सुनिए क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच शोज दैट सम ऑफ liabilities and capital is equal to assets. अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जो कि शो करता है कि लायबिलिटीज और कैपिटल का जो सम है वो एसेट्स के बराबर होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल टू, देखो मैं से समझाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो गया विच शोज दैट सम ऑफ, ये सम प्लस का साइन हो गया, liabilities and capital is equal to assets. सिंपल में कहें तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या शो करता है? शो करता है कि assets is equal to liability plus capital. अकाउंटिंग इक्वेशन शो करता है assets is equal to liability plus capital. यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आप लोगों को? नहीं होना चाहिए, यहाँ तक अकाउंट्स में आप लोगों को। आज का क्लास हम लोग का इतना का है।